नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कविता सोनी स्वागत करती हूँ आपका सोनी होम्योपैथिक क्लिनिक के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ 3 तरह के होते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ जो कि जनरली कम उम्र में ही हो जाता है और ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। मीन्स हमारे शरीर की सेल्स खुद ही पेनक्रियास पर अटैक कर देती हैं और पेनक्रियास की बीटा सेल्स इंसुलिन नहीं बना पाती हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो इंसुलिन ना बनने की बीमारी है। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। टाइप 2 डायबिटीज़ जो कि पेनक्रियास की बीमारी नहीं है, ये बीमारी है सेल्स के इंसुलिन रिसेप्टर्स की। टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन बनता रहता है, बल्कि पहले से कुछ ज़्यादा ही बनता है, लेकिन फिर भी सेल्स के अंदर ग्लूकोज नहीं जा पाने के कारण ये बीमारी होती है और ये इंसुलिन रिसेप्टर्स की बीमारी है। तो डायबिटीज़ को अगर हमें समझना है, उसे हमें ठीक करना है, तो पहले हमें इंसुलिन रिसेप्टर्स को समझना होगा। टाइप 2 डायबिटीज़ अक्सर उन लोगों में देखा जाता है जो थोड़े मोटे होते हैं या खाने में जो बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं या फिर जो पूरे दिन बैठे रहते हैं, मीन्स कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं। तो यदि हम हमारा मोटापा कंट्रोल कर लें और खाने में कार्बोहाइड्रेट्स कुछ कम लें और कुछ फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं, थोड़ी एक्सरसाइज करें, तो हमको टाइप 2 डायबिटीज़ होगा ही नहीं। टाइप 1 डायबिटीज़ अर्ली एज में ही हो जाता है, जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ 40 की उम्र के बाद देखा जाता है, पर आजकल तो 30-35 की उम्र में ही टाइप 2 डायबिटीज़ होने लगा है। अब बात करते हैं इंसुलिन रिसेप्टर्स की। ग्लूकोज हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ग्लूकोज बहुत ही रिएक्टिव भी होता है। आप ये समझ लीजिए कि जिस तरह गाड़ी के लिए पेट्रोल ज़रूरी है, उसी तरह हमारे शरीर के लिए ग्लूकोज ज़रूरी है। ग्लूकोज की कमी से कोमा की कंडीशन हो सकती है और यदि शरीर में ग्लूकोज ख़त्म हो जाए तो डेथ भी हो सकती है। ये बहुत ही ज़रूरी है, पर ग्लूकोज उतना ही खतरनाक भी है जिस तरीके से पेट्रोल खतरनाक होता है। इसलिए शरीर ग्लूकोज पे बहुत कंट्रोल रखता है कि सेल्स में कितना ग्लूकोज होना चाहिए, ब्लड में कितना ग्लूकोज होना चाहिए, कहाँ पे कितना ग्लूकोज होना चाहिए। इसका कंट्रोल रखने के लिए हर सेल के अंदर ग्लूकोज के अंदर बाहर जाने के लिए एक दरवाज़ा होता है और उस पर जो लॉक लगा होता है वो है इंसुलिन रिसेप्टर, और उस ताले की चाबी है इंसुलिन। तो जब इंसुलिन रिसेप्टर ताले पर इंसुलिन की चाबी लगती है तो गेट खुलता है और ग्लूकोज सेल के अंदर जाता है। और ये इंसुलिन रिसेप्टर से को कब खोलता है? वो तब जबकि सेल्स के अंदर ग्लूकोज की ज़रूरत होती है या फिर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसा कि खाना खाने के बाद बढ़ता है। उस कंडीशन में इंसुलिन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करके दरवाज़ा खोलते हैं और सेल्स के अंदर ग्लूकोज को पुश करते हैं। तो इंसुलिन दो तरफा काम करता है। एक तो ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन रखता है और दूसरा सेल्स की ग्लूकोज रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। अब ये जो ग्लूकोज सेल के अंदर जाता है, इसके दो यूज़ होते हैं। एक तो ये सेल की इमीडिएट एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है और जो ग्लूकोज बच जाता है वो फैट के रूप में कन्वर्ट होकर सेल्स में स्टोर हो जाता है। सेल्स डायरेक्ट ग्लूकोज को स्टोर नहीं कर सकती हैं, क्योंकि ग्लूकोज को स्टोर करना खतरनाक हो सकता है। ग्लूकोज बहुत ही रिएक्टिव होता है, इसलिए एक सेफर फॉर्म में कन्वर्ट करके, फैट के फॉर्म में कन्वर्ट करके सेल्स में स्टोर होता है। इसलिए आपने देखा होगा कई लोग जो बिल्कुल फैट नहीं खाते हैं फिर भी उनके शरीर पर फैट चढ़ता रहता है। वो इसी कारण है कि वो फैट खाएं या ना खाएं, जो वो एक्स्ट्रा खा रहे हैं वो सेल्स में फैट के फॉर्म में ही कन्वर्ट होकर स्टोर होगा, तो उनके फैट नहीं खाने पर भी उनके शरीर में फैट बढ़ता है। अब प्रॉब्लम तब खड़ी होती है जब सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा फैट का स्टोरेज हो जाए, जगह ही ना बचे। तो उस कंडीशंस में सेल्स क्या करती हैं? वो नो एंट्री का बोर्ड लगा देती हैं। वो इंसुलिन रिसेप्टर्स को ऑफ कर देती हैं, उनको डीएक्टिवेट कर देती हैं। तो उस कंडीशन में इंसुलिन के आने पर भी इंसुलिन रिसेप्टर्स का ताला नहीं खुलता है और सेल्स के अंदर ग्लूकोज नहीं जाता है। तो उस कंडीशन में ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ना नुकसान करता है। वो ब्लड ब्रेन में जाएगा, किडनी में जाएगा,
वो ग्लूकोज किडनी खराब करेगा, नर्व्स खराब करेगा, तो वो ग्लूकोज जो ब्लड में बढ़ रहा है वो नुकसान करेगा। तो ये अप्रोच ही सही नहीं है। इंसुलिन की डोजेस बढ़ती जाती हैं, दवाइयों की खुराक 2, 3, 4 गुना होती जाती हैं, लेकिन ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है और ये तो एक अच्छा मैनेजमेंट भी नहीं है। अगर सही अप्रोच अपनानी हो तो सही अप्रोच तो ये है कि भाई ये दरवाज़ा क्यों बंद है, दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा है, और यदि सेल्स के अंदर जगह नहीं है तो पहले सेल्स में जगह बनाई जाए। जब सेल्स में स्टोरेज कम हो जाएगा, जब सेल्स में जगह बन जाएगी तो अपने आप इंसुलिन रिसेप्टर्स ऑन हो जाएंगे और फिर डायबिटीज़ ठीक हो जाएगा। जी हाँ, डायबिटीज़ पूरी तरीके से रिवर्स हो सकता है, ये ठीक हो सकता है। जब सेल्स के अंदर जगह बन जाएगी तो नो एंट्री का बोर्ड हट जाएगा और डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी। और इस तरीके से जब डायबिटीज़ ठीक होती है तो फिर कोई डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस भी नहीं रहेंगे, फिर आपकी मर्जी है जो खाओ। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कॉन्स्टिट्यूशनल दवाइयाँ पेशेंट टू पेशेंट डिफ़र करती हैं और प्रॉपर केस टेकिंग लेके प्रॉपर साइन एंड सिम्टम्स के आधार पर तय होता है कि पेशेंट को क्या कॉन्स्टिट्यूशनल दवा देनी है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशनल दवा काम करती है तो थायराइड, बीपी, डायबिटीज़, कोई भी बीमारी जो है इससे ठीक हो सकती है। यदि डायबिटीज़ में होम्योपैथिक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन डाइट के साथ दी जाए तो बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम टाइम में डायबिटीज़ को पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात की टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में। हम टाइप 1 डायबिटीज़ और गेस्टेशनल डायबिटीज़ के बारे में भी आगे बात करेंगे। आप मेरे चैनल पर हेल्थ से रिलेटेड और वीडियोस भी देख सकते हैं, और यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आप बेल आइकन भी हिट करिए जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। हम आगे और हेल्थ के बारे में बात करेंगे। नमस्कार।